हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी मेंटर में। जीव विज्ञान का दूसरा अध्याय पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, इसके विषय में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। इसके 7 वीडियो हम लोग देख चुके हैं। अगर आपने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल के वीडियो या प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें आप देख सकते हैं। आज इस चैप्टर का 8वां भाग हम लोग पढ़ेंगे, तो आइए शुरुआत करते हैं। निषेचन पश्च संरचनाएं एवं घटनाएं या पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स। इससे पहले हमने निषेचन पूर्व घटनाएं और संरचनाएं पढ़ा और तत्पश्चात निषेचन की जो डिटेल है उसमें हमने डबल फर्टिलाइजेशन के विषय में हमने एंजियोस्पर्म में पढ़ा था। डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है उसको एक संक्षिप्त में एक बार हम लोग समझते हैं। ये एक तरह से ये एक एम्ब्रियो सैक है, भ्रूण कोश है। उसमें जो माइक्रोपाइलर एंड होता है या बीजांड द्वार होता है, उसमें 2 कोशिकाएं सबसे शुरुआत में हैं जिन्हें सिनर्जिड्स कहते हैं। इसकी ऊपर की कोशिका को फीमेल गैमीट कहते हैं। मध्य में 2 ध्रुवीय केंद्रक होते हैं और जो चलाजल एंड या निभाग का जो सिरा होता है उसमें 3 एंटीपोडल सेल्स होते हैं। फर्स्ट जो मेल गैमीट आएगा इस एग के साथ फ्यूज करेगा तो उससे एक संरचना बनेगी, इसको हम जाइगोट कहते हैं। और जो दूसरा मेल गैमीट ध्रुवीय केंद्रों के साथ मिलेगा तो इससे ट्रिपलेट्स जो संरचना बनेगी उसको कहते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और इस पूरी की पूरी कोशिका को क्या कहेंगे? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल कहेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, ये चीज़ें तो हमने पढ़ी कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस और जाइगोट इनका निर्माण होता है निषेचन के समय में, डबल फर्टिलाइजेशन के दौरान होगा। अब इनका फ्यूचर क्या है, आगे ये चलकर कौन से संरचनाएं बनाएंगे, तो ये सब चीज़ें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं निषेचन पश्चात संरचनाएं एवं घटनाएं में। तो सबसे पहला क्या होगा कि जो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक है, पीईएन है, वो क्या करेगा आगे चलकर, उसने क्या बनाना है? भ्रूणपोष बनाना है। तो ये चीज़ हम लोग पढ़ेंगे किस तरह से पीईएन भ्रूणपोष में बदलता है। उसके बाद जाइगोट भ्रूण में बदलेगा, अर्थात जाइगोट से भ्रूण का निर्माण तभी संभव है जब उसके लिए पोषण उपलब्ध हो। तो पोषण प्रदान करने के लिए पीईएन एक संरचना होती है भ्रूणपोष, उसमें बदलता है। अर्थात माइटोसिस की प्रक्रिया के द्वारा पीईएन भ्रूणपोष में बदलेगा और भ्रूणपोष बनने के बाद ही एम्ब्रियो या भ्रूण का विकास शुरू होगा। अब तीसरा है यहाँ पर बीजांड। बीजांड निषेचन के पश्चात बीज में बदलेगा और अंडाशय से फल का निर्माण होता है। तो ये जो 4 जो क्रम हैं, इन्हीं क्रमों को हम लोग इसी क्रम के अनुसार यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो पहला जो अभी हम लोग पढ़ेंगे, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक से भ्रूणपोष का निर्माण किस तरह से होगा, इसको हम लोग पढ़ेंगे। अब जो भ्रूणपोष या एंडोस्पर्म होता है, एंडोस्पर्म किस तरह से बनता है, हमने पढ़ा कि जो द्वितीय नर युग्मक या जो सेकंड मेल गैमेट है वो एन, वो क्या करेगा, भ्रूण कोश के मध्य में उपस्थित ध्रुवीय केंद्रों के साथ जुड़ेगा और उससे प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनेगा। ठीक है, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनेगा। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? त्रिसंलयन कहते हैं। तो त्रिसंलयन से जो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बना, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक जिस कोशिका के अंदर होगा उस कोशिका को प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका या प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल कहेंगे। इस प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल के लगातार समसूत्री विभाजन के द्वारा भ्रूणपोष का निर्माण होगा। भ्रूणपोष क्या करेगा? भ्रूणपोष एक प्रकार से पोषक युक्त पदार्थों से भरी हुई एक संरचना होती है जो कि विकासशील भ्रूण को लगातार पोषण उपलब्ध कराता है और पोषण मिलते रहता है, जिसकी वजह से भ्रूण का विकास संभव हो पाता है। तो जो भ्रूणपोष होता है, किस तरह से भ्रूणपोष का निर्माण होगा? प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक है जो कि ट्रिप्लॉइड संरचना होती है, त्रिगुणित संरचना है। समसूत्री विभाजन होगा तो बहुत सारी इसमें कोशिकाएं बनेंगी। एक कोशिका यहाँ पर है, यहाँ बहुत सारी कोशिकाएं हैं। ठीक है, तो बहुत सारी कोशिकाओं का एक समूह बन गया है, तो उसे हम क्या कहेंगे? भ्रूणपोष कहेंगे। भ्रूणपोष के 3 प्रकार हैं, मुक्त केंद्रीय भ्रूणपोष, कोशिकीय भ्रूणपोष, हेलोबियल भ्रूणपोष। एक भ्रूणपोष का निर्माण किस तरह से होता है, तो ये 3 तरह से निर्भर करता है। ये हैं, नंबर पहला मुक्त केंद्र की भ्रूणपोष या फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। एक कोशिका है जिसको हम क्या कह रहे हैं? प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका। इसके केंद्र को प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्र कहते हैं जो कि ट्रिप्लोइड संरचना होती है। इसमें अब समसूत्री विभाजन होगा। अब समसूत्री विभाजन होने से ये क्या करेगा कि एक कोशिका बनेगी और उसमें बहुत सारे इसमें डिवीजन होंगे, अर्थात लगातार समसूत्री विभाजन होगा इस कोशिका में।
प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका में, तो पहली बार विभाजन होगा तो 2 केंद्रक बने, लेकिन उसमें कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं हुआ। फिर 2 से 4 बनेंगे, 4 से 8 बनेंगे। इस तरह से लगातार कोशिकाएं लगातार इस कोशिका में विभाजन हो रहा है केंद्रक का, लेकिन साइटोकाइनेसिस यहाँ पर नहीं हो रही है, अर्थात कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं हो रहा है। जिसकी वजह से क्या होगा कि एक ऐसी संरचना बनेगी, केंद्र में एक खाली स्थान रह जाएगा, अर्थात रिक्तिका बनेगी, और इसके जो केंद्रक है वो केवल परिधि की तरफ इकट्ठा होने शुरू हो जाएंगे, और बीच में एक रिक्तिका बनेगी, और परिधि की तरफ जो इसके केंद्रक हैं बनने के बाद में लास्ट में क्या होगा, इनमें अब क्या होगा, कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा। इस तरह से प्रत्येक केंद्र के बाहर कोशिका द्रव्य भी आ जाएगा, तो सेपरेट कोशिका के रूप में ये काम करने लगेंगे। तो ये जो संरचनाएं देखने को मिलती है, ये मिलती हैं हमें नारियल का जो तरल द्रव होता है। नारियल के अंदर जो द्रव भरा रहता है, जो लिक्विड होता है, वो क्या होता है, वो मुक्त केंद्र की भ्रूणपोष का ही एक उदाहरण है। तो किस तरह से संरचना होती है, एक डायग्राम के साथ इसको समझते हैं। प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक है, लगातार केंद्रक में समसूत्री विभाजन होगा, तो केंद्रक का लगातार विभाजन हो गया, लेकिन कोशिका द्रव्य का यहाँ पर विभाजन अभी नहीं हुआ है। तत्पश्चात केंद्रक परिधि की तरफ आने लगेंगे, बीच में एक रिक्तिका का निर्माण हो गया है। फिर क्या होगा कि जो परिधि की तरफ आए हुए केंद्रक हैं उसमें कोशिका भित्ति का भी अब निर्माण होगा, अर्थात कोशिका द्रव्य का यहाँ पर विभाजन हो गया है, जिसकी वजह से एक भ्रूणपोष में बहुत सारी कोशिकाएं यहाँ पर बनने लगेंगी। तो ये मुक्त केंद्र की भ्रूणपोष का ये जो निर्माण होता है, जो भ्रूणपोष का निर्माण होता है मुक्त केंद्र के प्रकार का भ्रूणपोष, तो उसका हम लोगों ने यहाँ पे ये निर्माण देखा, किस तरह से इनमें निर्माण की प्रक्रिया संपन्न होती है। जो दूसरा प्रकार है भ्रूणपोष का, वो है कोशिकीय भ्रूणपोष या सेलुलर एंडोस्पर्म। इस प्रकार के भ्रूणपोष में क्या होता है कि एक यहाँ पर प्राथमिक भ्रूणपोष जो कोशिका है, इसके केंद्रक प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक, इसको कह सकते हैं PEC प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका, इसमें लगातार विभाजन होगा, अर्थात पहली बार में विभाजन होगा, 2 कोशिकाएं बनी, लेकिन साथ साथ इसमें कोशिका द्रव्य का विभाजन हो गया। उसके बाद इसमें कितनी बनेंगी, 4 कोशिकाएं बनेंगी, इस तरह से बनेंगी 4, ठीक है। अर्थात इसमें क्या होगा कि एक कोशिका विभाजित हो रही है, 2 कोशिकाएं बन रही है, और केंद्र का भी यहाँ पर विभाजन देखने को मिल रहा है, और कोशिका द्रव्य का विभाजन। तो एक कोशिका जितनी बार विभाजित होगी उतने ही जैसे डबल की संख्या में, जिस एक कोशिका से 2 केंद्रक बनेंगे तो दोनों केंद्रक के साथ कोशिका द्रव्य भी अलग अलग चला जाएगा, तो 2 केंद्रक बनेंगे तो 2 कोशिकाएं भी बन जाएंगी। अगर 2 से 4 केंद्रक बनेंगे तो 4 कोशिकाएं भी बन जाएंगे, अर्थात इसमें केंद्रक के साथ साथ कोशिका द्रव्य का विभाजन भी होगा। उदाहरण के लिए पिटूनिया, एक डायग्राम के साथ इसे भी इसको समझते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक है, इसमें कोई केंद्रक का विभाजन हुआ और साथ साथ कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा, तो 2 कोशिकाएं बन गई, और बहुत सारी बार विभाजित होने के बाद जितनी बार ये विभाजन होगा, अंत में जो संरचना बनेगी, यहाँ पर केंद्रक के विभाजन के साथ साथ कोशिका द्रव्य का विभाजन हो रहा है, अंत में जो भ्रूणपोष बनेगा उसे हम कोशिकीय भ्रूणपोष कहते हैं। अब जो तीसरे प्रकार का भ्रूणपोष है, हेलोबेल भ्रूणपोष, ये ऐसा भ्रूणपोष होता है जिसमें मुक्त केंद्र की भ्रूणपोष या केंद्र की भ्रूणपोष उसको कहते हैं। मुक्त केंद्र की भ्रूणपोष और कोशिकीय भ्रूणपोष दोनों के गुण अगर एक भ्रूणपोष पर विद्यमान है, ठीक है, तो उसे हम हेलोबेल भ्रूणपोष कहते हैं। उदाहरण के लिए एरीमोरस, इसमें क्या होता है, इसमें आप देख सकते हैं प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक यहाँ पर है जो कि ट्रिपलेट संरचना है, उसमें समसूत्री विभाजन हुआ तो यहाँ पर 2 कोशिकाएं बन गई, ठीक है। तो केंद्र का विभाजन यहाँ पर और साइटोकाइनेसिस भी हो रही है और कैरियोकाइनेसिस, केंद्र का विभाजन और कोशिका द्रव्य का विभाजन। और यहाँ पर आप देखेंगे तो बहुत सारे यहाँ पर केंद्रक बन गए हैं, और उसके बाद केंद्रकों के बाहर कोशिका भित्ति का भी यहाँ पर निर्माण देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इसमें जो हेलोबेल भ्रूणपोष होता है, इसमें कोशिकीय भ्रूणपोष और मुक्त केंद्र की भ्रूणपोष दोनों के ही यहाँ पर लक्षण देखने को मिलते हैं एक भ्रूणपोष में। अब भ्रूणपोष का निर्माण हो गया है, अब भ्रूणपोष अर्थात पोषक पदार्थ का निर्माण हो गया है, तो उस पोषक पदार्थ को उपयोग करने वाला जो जायगोट है, जायगोट अर्थात जब जायगोट से एम्ब्रियो का निर्माण होगा, तो एम्ब्रियो का निर्माण तभी संभव है जब वहाँ पर फूड अवेलेबल है, जहाँ वहाँ पर न्यूट्रिशन अवेलेबल है। तो पोषक पदार्थ बन चुका है एंडोस्पर्म के रूप में, अब क्या होगा, यहाँ पर एम्ब्रियो का निर्माण होगा, अर्थात जो द्विगुणित जायगोट होगा उससे भ्रूण का निर्माण होगा, और जायगोट से भ्रूण बनने की प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, भ्रूणोद्भव या एम्ब्रायोजेनेसिस कहते हैं।
भ्रूण विकास की जो प्रारंभिक प्रक्रियाएं होती हैं या जो प्रारंभिक जो स्टेजेस होंगे, अवस्थाएं होंगे, एकबीजपत्री और द्विबीजपत्री दोनों पौधों में एक समान होते हैं। लेकिन बाद में, क्योंकि एकबीजपत्री बीजों में एक ही बीजपत्र होता है और द्विबीजपत्री बीजों में दो बीजपत्र होते हैं, तो इस तरह से बाद में क्या होगा कि भ्रूण के विकास के शुरुआत में भले एक जैसा, लेकिन बाद में काफ़ी सारी भिन्नता हो जाएंगी और वहाँ पर द्विबीजपत्र में दो बीजपत्र बनने लगेंगे और एक बीजपत्र में एक ही बीजपत्र बनता है। तो इस तरह से शुरुआत में एक समान, लेकिन बाद में अलग अलग तरीके से भ्रूण का विकास होता है। तो जाइगोट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जाइगोट से आगे की जो संरचना है, आगे की संरचना में किसका निर्माण होगा? भ्रूण का निर्माण होगा। तो जाइगोट से जब भ्रूण बनेगा उस प्रक्रिया को हम भ्रूणोद्भव या एम्ब्रायोजेनेसिस कहते हैं। दो तरह से हम लोग पढ़ेंगे। नंबर पहला, द्विबीजपत्री भ्रूण में किस तरह से भ्रूण का विकास, द्विबीजपत्री पौधों में भ्रूण का विकास कैसे होता है। इसमें हम लोग द्विबीजपत्री को उदाहरण की सहायता से इसको हम लोग पहले पढ़ेंगे। द्विबीजपत्री जो पौधे होते हैं उनमें भ्रूण का विकास करने के लिए सबसे पहले इसमें जो जाइगोट होता है, जाइगोट में एक समसूत्र विभाजन होगा अनइक्वल टाइप का, ठीक है। इससे दो कोशिकाएं बनेंगी, एक कोशिका आकार में थोड़ा बड़ी होगी, दूसरी कोशिका छोटी होगी। जो बड़ी कोशिका आकार में उसको हम बेसल सेल, सस्पेंसर सेल या आधारी कोशिका कहते हैं। और ये जो कोशिका होती है आधारी कोशिका, ये होती है माइक्रोपाइलर एंड की तरफ। अर्थात सबसे पहले तो हम लोग रफली इसको समझते हैं, ये है एम्ब्रियो सैक है, ठीक है। ये है माइक्रोपाइलर एंड, ठीक। अगर ये वाला हम लोग माइक्रोपाइलर एंड कहेंगे, माइक्रोपाइलर एंड अर्थात जो बीजांड द्वार है, और ये वाला चलाज़ल एंड या निभाग सिरा होता है जो माइक्रोपाइलर एंड होता है, ठीक। माइक्रोपाइलर एंड में किसका निर्माण हो रहा है? माइक्रोपाइलर एंड में ही भ्रूण का निर्माण हो रहा है। और जो माइक्रो बीजांड द्वार सिरे की तरफ किसका निर्माण हो रहा है? अगर जाइगोट से दो कोशिका बन जाएंगी तो बड़ी कोशिका अर्थात बेसल सेल या आधारी कोशिका किसकी तरफ होगी? ये माइक्रोपाइलर एंड या बीजांड द्वार की तरफ होगी। और जो चलाजा की तरफ वाले अर्थात ये यहाँ इस साइड को जो कोशिका होगी उसको हम टर्मिनल सेल या एम्ब्रेनल सेल या निभाग सिरा कहेंगे। जाहिर सी बात है एम्ब्रियोनल सेल उसी तरफ होगा जहाँ पर केंद्र में उपस्थित एंडोस्पर्म होगा, उसी तरफ ये बनेगा। निभाग की तरफ क्या बनेगा? निभाग की तरफ बनेगा अग्रस्त कोशिका और बीजांड द्वार की तरफ बनेगी बेसल कोशिका या आधारी कोशिका। आधारी कोशिका में अब क्या होगा? आधारी कोशिका जो बन गई इसमें 6 से 10 कोशिकाएं बनेंगी, अर्थात लगातार इसमें अनुप्रस्थ विभाजन होगा। जैसे एक कोशिका ये बनी, बड़ी कोशिका ही बनी थी, ये छोटी कोशिका बनी थी। बड़ी कोशिका में जो विभाजन होगा इस तरह से इसमें लगातार ऐसे विभाजन होगा। जैसे एक कोशिका है, ये जो विभाजन होता है इस तरह की, इसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स डिवीजन, टीएस या अनुप्रस्थ विभाजन कहते हैं। अनुप्रस्थ विभाजन होकर लगातार 6 से लेके 10 तक कोशिकाओं का एक समूह बन जाता है, या कोशिकाओं की संरचना 6 से 10 तक होने लगती है। इसको एक चित्र की सहायता से हम लोग समझते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि मध्य में प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक से भ्रूणपोष बनेगा और जो माइक्रोपाइलर एंड है यहाँ पर जाइगोट का निर्माण होगा। अब ये जाइगोट है और ये यहाँ ऐसे आप लोग मार्क ऐसे करेंगे, यहाँ पर ये बाय मिस्टेक ऐसा हो रखा है। तो इसमें जो युग्मनज है, ठीक है, युग्मनज जो है या जाइगोट है, तो पहला जो डिवीजन होगा उसमें क्या होगा कि एक कोशिका देख रहे हैं, ये बड़ी कोशिका और ये वाली छोटी कोशिका, तो अनइक्वल डिवीजन होगा। अर्थात इसमें एक कोशिका आकार में बड़ी होगी और दूसरी कोशिका आकार में छोटी। बड़ी कोशिका को आधारी कोशिका, बेसल सेल या सस्पेंसर सेल कहते हैं, और छोटी कोशिका को हम टर्मिनल सेल या भ्रूणीय कोशिका या एम्ब्रियोनल सेल कहते हैं। अब क्या होगा कि लगातार जो आधारी कोशिका उसमें ट्रांसवर्स डिवीजन या अनुप्रस्थ विभाजन होगा, उससे लगातार विभाजित होने से 6 से लेके 10 तक कोशिकाएं बन जाएंगी। जैसे यहाँ से यहाँ तक ये जो सेल है, यहाँ तक कितने? 6 से लेके 10 कोशिकाएं। और इन 6 से लेकर 10 कोशिकाओं में सबसे ऊपर की अर्थात जो ये वाली जो कोशिका है, ये जो कोशिका है आकार में सबसे बड़ी होती है। ये वाली जो कोशिका है आकार में सबसे बड़ी है, इसको हम हॉस्टोरियम कहेंगे, ठीक है, चूषकांग या इसको हॉस्टोरियम कहते हैं। और बाकी जो नीचे की जो कोशिकाएं होती हैं उसको हम क्या, उसमें हाँ सबसे नीचे की जो कोशिका होती है, जो कोशिका यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो ये भ्रूणीय जो टर्मिनल जो सेल है, इसका भी एक बार विभाजन आप समझिए। जो टर्मिनल सेल होगा, टर्मिनल सेल में जो ये कोशिका है, ये टर्मिनल सेल अर्थात जो भ्रूणीय कोशिका है,
इस भ्रूणीय कोशिका में पहले क्या होगा, पहले वर्टिकल डिवीजन होगा, ठीक है। अर्थात जो वर्टिकल डिवीजन अर्थात एक कोशिका से ये खड़ा जो डिवीजन है, वर्टिकल डिवीजन, लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन इसको कह सकते हैं। जो वर्टिकल डिवीजन होगा, एक से दो कोशिकाएं इसमें बन जाएंगी, और दूसरा वर्टिकल डिवीजन होगा तो एक कोशिका से कितनी कोशिका बन जाएंगी, चार कोशिकाएं बन जाएंगी। उसके बाद इसमें क्या होता है, उनके बीचों बीच एक यहाँ पर अनुप्रस्थ विभाजन होता है, तो कितनी कोशिका बन गई, 8 कोशिका बन गई। एक तो ऊपर की 4 कोशिकाएं, 1 2 3 और 4 कोशिकाएं, और नीचे की 1 2 3 4 कोशिकाएं, तो 4 कोशिकाएं ऊपर और 4 कोशिकाएं नीचे बनने लगती हैं। तो ये तो जिससे कि एक गोलाकार भ्रूण का निर्माण यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये गोलाकार जो भ्रूण है, ये जो भ्रूण का निर्माण गोलाकार भ्रूण है, ये किससे बना, ये भ्रूणीय कोशिका से बना। और इसके ठीक ऊपर ये पूरी की पूरी जो संरचना बनी है किससे बनी, ये बनी आधारी कोशिका से। तो एक ऐसी कोशिका जो कि आधारी जो कोशिकाओं से बनी पूरी की पूरी संरचना, जिसको हम क्या कह रहे हैं, वो सबसे ऊपर वाले को हॉस्टोरियम, और उसके बीच वाले नीचे जो इसका जो ये नेक रीजन है, इसको कनेक्ट कर रहा है, इसको सस्पेंसर कहते हैं। और इसके सबसे नीचे एक ऐसी संरचना है जो कि जो ये गोलाकार संरचना है जो कि भ्रूणीय कोशिका से बनी है, और जो ऊपर की संरचना है, एक संरचना के द्वारा दोनों को जोड़ा जा रहा है, और ये संरचना आधारी कोशिका से बनी है। इसको क्या कहेंगे, हाइपोफाइसिस कहेंगे। ये हाइपोफाइसिस आगे चलकर रूट टिप का निर्माण करेगा, मूल गोप जिसको कहते हैं, ठीक है। इससे क्योंकि नीचे भ्रूण है, तो रूट टिप अगर ये बना रहा है तो इससे जस्ट लगा हुआ जो नीचे का एरिया है, ठीक है, जैसे मैंने बताया अभी कि जो भ्रूणीय कोशिका होती है, सबसे पहले ये क्या करेगा, जैसे दो कोशिकाओं में, जैसे एक भ्रूणीय कोशिका है, पहली बार में इसमें वर्टिकल डिवीजन होगा तो दो कोशिकाएं इस तरह से बन गई, और दूसरी बार में वर्टिकल डिवीजन होगा तो इससे कितने कोशिकाएं बन जाएंगी, चार कोशिकाएं बन जाएंगी। एक ट्रांसफर डिवीजन होगा या अनुप्रस्थ विभाजन होगा तो इससे कुल कितनी कोशिकाएं बन गई, 8 कोशिकाएं। ऊपर वाली 1 2 3 4, इन ऊपर वाली कोशिकाओं को कोशिकाओं से रूट का निर्माण हो जाएगा, ठीक है, और नीचे वाली इन 4 कोशिकाओं से शूट का निर्माण होगा, अर्थात ऊपर से जड़ का निर्माण होगा और नीचे से तने का निर्माण होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं नीचे वाले विभाग से तने का निर्माण होगा, जैसे बीचों बीच आप माने नीचे से इससे तने का निर्माण और ऊपर से जड़ का निर्माण। तो यहाँ पर जड़ बनेगी, तो जड़ का जो टिप है, टिप जड़ यहाँ से ना आप समझिए, जड़ का टिप तो यहाँ बनेगा, तो जो जड़ है, जड़ का जो टिप बनेगा, क्योंकि नीचे वाले से तो तना बन रहा है ना, जड़ का टिप यहाँ बनेगा। समझ सकते हैं आप कि जड़ का जो टिप बनेगा, जड़ का जो सिरा बनेगा, जड़ के ऊपर का जो सिरा जिसको मूल गोप या रूट कैप कहते हैं, तो रूट कैप किससे बनेगा, अब आप स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं रूट कैप किससे बनेगा, हाइपोफाइसिस से बनेगा, ठीक है। हाइपोफाइसिस और होस्टोरियम के बीच की कोशिकाओं को हम क्या कह रहे हैं, सस्पेंसर कह रहे हैं या निलंबक कहते हैं। अब इन गोलाकार भ्रूण में आगे चलकर लगातार और डिवीजन हो रहा है, कोशिकाओं का विभाजन हो रहा है, और संरचनाएं लगातार इसमें विकसित होकर किस तरह की संरचनाएं बनेंगी, ये हृदय के आकार की संरचना यहाँ पर बनेंगी। और द्विबीजपत्री पौधों में यही जो हृदयाकार संरचना है, आगे चलकर इसमें किसका निर्माण होने लगेगा, अब इसमें सीधे सीधे बीज पत्रों का निर्माण होने लगेगा, अर्थात ये दो बीज पत्रों में ये बदलने लगेंगे। निलंबक या जो सस्पेंसर की प्रथम कोशिका होती है, आकार में बड़ी होती है, जिसे हम हॉस्टोरियम कहते हैं, अभी हमने पढ़ा था सबसे ऊपर हॉस्टोरियम। और अंतिम कोशिका जो अग्रस्त कोशिका के पास होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, हाइपोफाइसिस कहते हैं, जिससे मूल गोप या रेडिकल टिप या उसको रूट कैप उसको कह सकते हैं, उसका निर्माण होता है। जो टर्मिनल सेल या जो भ्रूणीय कोशिका होती है, उसमें अनुदैर्ध्य विभाजन अर्थात वीएस वर्टिकल सेक्शन या वर्टिकल जो डिवीजन होगा, साथ ही साथ ट्रांसफर सेक्शन टीएसबी इसमें होगा, अनुप्रस्थ विभाजन और अनुदैर्ध्य विभाजन होगा, जिससे 8 कोशिकाएं बनेंगी जो कि 2 चक्रों में, ठीक है। हमने पढ़ा था इस तरह की संरचना, ये एक चक्र हो गया, एक साइड का चक्र, ये दूसरे साइड का चक्र, तो इसमें कुल मिलाकर 2 चक्रों में 8 कोशिकाएं होंगी। जो ऊपरी चक्र होगा, ऊपरी चक्र की 4 कोशिकाएं बीज पत्रों या कोटलीडन्स व परांकुर या प्ल्यूमुल का निर्माण करती हैं, तथा निचले चक्र की 4 कोशिकाएं बीज पत्रोपरिक या हाइपोकोटाइल व मूलांकुर का निर्माण करते हैं। अब फिर इसको समझिए, ये इस तरह की हमने संरचना पढ़ी थी, भ्रूणीय कोशिका से का विभाजन होकर 8 कोशिकाएं बनेंगी। ये मान के चले कि ये ऊपर, क्योंकि यहाँ पर उल्टा डायग्राम इसमें शो हुआ है, ये ऊपर की कोशिकाएं, ये वाली जो है ये ऊपर है,
ऊपर की कोशिकाएं हैं और ये नीचे की कोशिकाएं। आप इसे समझिए, ऊपर की जो कोशिकाएं होंगी उसको क्या कहते हैं, एपिकोटिल कहते हैं या एपिकोटाइल कहते हैं। एपिकोटाइल, एपिकोटाइल या उसको एपी मतलब ऊपर, एपिकोटाइल कहते हैं। तो ऊपर की अगर संरचना है, क्योंकि जड़ तो नीचे वाला हिस्सा है, ऊपर की संरचना आप इजिली अंडरस्टूड है, आप इजीली समझ सकते हैं कि ऊपर की अगर संरचना की हम लोग बात कर रहे हैं तो उससे किसका निर्माण होगा, शूट का, अर्थात प्ररोह तंत्र का निर्माण होगा। ठीक है, ऊपर की जो संरचना होंगी उससे किसका निर्माण, प्ररोह तंत्र, अर्थात उसमें बीज पत्रों का भी निर्माण ऊपर वाली संरचना से होगा और परांकुर, जिससे कि पूरा जो हमारा तना तंत्र है या जिसको प्ररोह तंत्र कहते हैं उसका निर्माण होगा ऊपर वाले संरचना, उसको हम एपिकोटाइल कहेंगे। ठीक है, और जो निचले, जो ये नीचे वाला स्तर है, नीचे वाली जो कोशिकाएं होंगी जिसको हम बीज पत्रोपरिक कहते हैं। ठीक है, हिंदी में बीज पत्रोपरिक, इंग्लिश में हाइपोकोटाइल कहेंगे। उससे हाइपोकोटाइल भी बनेगा, ये हाइपोकोटाइल भी बनेगा, प्लस मूलांकुर का भी इससे निर्माण होगा। मूलांकुर से आगे चलकर जड़ बनती है। ठीक है, अर्थात इसमें दो चीजें देखने को मिल रही हैं, इसमें दो चीजें देखने को मिल रही है। जैसे एक पुनः आप समझिए, जो ये ऊपर वाला हिस्सा है, इससे एपिकोटाइल, इसमें एपिकोटाइल भी प्रेजेंट है, एपिकोटाइल भी प्रेजेंट है, साथ ही साथ परांकुर भी इसमें बनेगा। ठीक है, परांकुर का निर्माण यहीं से होगा। और जो नीचे का हिस्सा है इसमें क्या है, हाइपोकोटाइल, हाइपो मतलब नीचे, हाइपोकोटाइल का इसमें हाइपोकोटाइल का निर्माण हो रहा है और साथ ही साथ इसमें मूलांकुर का भी निर्माण होगा, मूलांकुर से आगे जड़ का निर्माण होगा। प्रारंभ में भ्रूण गोलाकार होता है, हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था। इस तरह की संरचना, एक ऐसी संरचना देखी थी, इस तरह की संरचना देखी थी और नीचे गोल संरचना। ठीक है, प्रारंभ में मूलांकुर, प्रारंभ में भ्रूण क्या होगा, गोलाकार होगा, लेकिन बाद में ये हृदयाकार हो जाता है। इस तरह की संरचना भी हमने देखी थी, इस तरह की ऐसी संरचना, अर्थात बाद में ये हृदयाकार हो जाता है। परिपक्व भ्रूण में, अब एक डायग्राम की सहायता से भी इसको हम लोग समझते हैं। परिपक्व भ्रूण में दो बीजपत्री, ये परिपक्व भ्रूण है। ये द्विबीजपत्रीय पौधों में परिपक्व भ्रूण है। परिपक्व भ्रूण में दो बीजपत्र, ये एक बीजपत्र दूसरा बीजपत्र, दो बीजपत्र होते हैं और एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है। अगर बात करते हैं कि द्विबीजपत्रीय भ्रूण में कौन कौन सी संरचना होती है, आप कह सकते हैं कि द्विबीजपत्रीय जो भ्रूण होता है उसमें दो संरचना स्पष्ट रूप से हम देख सकते हैं। नंबर पहला बीजपत्र और दूसरा भ्रूणीय अक्ष। जो ये भ्रूणीय अक्ष है, जो ये यहाँ से आप देखिए, यहाँ से ये पूरे का पूरा ये बीजपत्र है। ठीक है, बीजपत्र के अतिरिक्त जो दूसरा जो भाग है, ये वाला भाग, ये वाला जो भाग है, ये क्या है, भ्रूणीय अक्ष कहलाता है। तो भ्रूणीय अक्ष और बीजपत्र दो चीजें यहाँ पर विद्यमान है। भ्रूणीय अक्ष का बीजपत्रों से के ऊपर से, ऊपर बीजपत्रों के स्तर से ऊपर का भाग बीज पत्रोपरिक या एपिकोटाइल होता है, जिसका अंतिम सिरा प्रांकुर या प्लिम्यूल कहलाता है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे, अगर एक तरह से देखा जाए तो जहाँ पर एक ऐसी संरचना, आप एक तरह से इसको एक्सिस खींचेंगे और यहाँ इस तरह की जो संरचना होती है, इस तरह की संरचना, या सीधे सीधे आप समझ सकते हैं कि जो ये संरचना होती है, ये भ्रूणीय अक्ष। ठीक है, ये जो भ्रूणीय अक्ष है, यहाँ पर ये ऊपर वाला जो हिस्सा होगा, ऊपर वाला जो भ्रूणीय अक्ष का ऊपर वाला हिस्सा होगा, ये इसको हम क्या कहेंगे, एपिकोटाइल कहेंगे। और इसी में प्रांकुर, सब एपिकोटाइल के सबसे ऊपर ये प्रांकुर विद्यमान है, जो कि तने का एक भाग होगा। और इससे जो, इस स्तर से जो नीचे का जो भाग है, ठीक है, भ्रूणीय स्तर का जो यहाँ पर हमने ये लाइन खींच रखी, इससे जो नीचे का जो भाग होगा, इस भाग को हम क्या कहेंगे, इस भाग को कहेंगे हाइपोकोटाइल या बीज पत्राधार। और इसका सबसे नीचे का जो भाग है वो मूलांकुर है। ठीक है, यहाँ पर ये मूलांकुर है और मूलांकुर भी अगेन एक प्रोटेक्टिव जो कवरिंग से ढका रहेगा, एक उसकी एक आवरण उसका बना हुआ है, जिसको मूल गोब या रूट कैप कहते हैं, जो कि हाइपोफाइसिस से बनता है। इसमें देखिए कि भ्रूणीय अक्ष का बीज पत्रों के स्तर का निचला भाग, जो बीज पत्र यहाँ पर है उसका जो एक स्तर हमने यहाँ बना दिया, इसके ऊपर का भाग क्या कहलाएगा, एपिकोटाइल। उससे प्रांकुर, उसके एपिकोटाइल के अंत में संरचना जो होगी उसको प्रांकुर कहेंगे। और इसके नीचे का भाग क्या कहलाएगा, हाइपोकोटाइल या बीज पत्राधार। और उसके सबसे नीचे का जो भाग होगा मूलांकुर होगा, जिससे जड़ विकसित होगी। और मूलांकुर एक संरचना के द्वारा ढका रहेगा, जिसको हम मूलगोप कहते हैं। भ्रूणीय अक्ष का बीज पत्रों के स्तर का निचला भाग बीज पत्राधार या हाइपोकोटाइल होता है, जिसका अंतिम सिरा मूलांकुर या रेडिकल होता है, जो मूलगोप या रूट कैप से ढका रहता है। इसको हमने डायग्राम की सहायता से समझा। अब एक बीजपत्री पौधों में
एक डायग्राम के साथ ऐसे इसको भी हम लोग समझते हैं। एक बीजपत्री भ्रूण में प्रारंभ में भ्रूण का विकास द्विबीजपत्री के ही समान होता है। जैसे हम लोगों ने देखा कि जो यहाँ एक जायगोट है, उसका डिवीजन होता है, समसूत्र विभाजन होता है, दो कोशिकाएं बनती हैं, एक बड़ी होती है दूसरी छोटी होती है। तो इस तरह से ये सब संरचनाएं शुरुआत में समान होती है, लेकिन जो एक परिपक्व जो भ्रूण पोष बनेगा उसमें काफी सारी भिन्नता हो जाती है। एक बीजपत्री बीज और द्विबीजपत्री बीजों में जो भ्रूण पाया जाता है उन दोनों में काफी असमानता हो जाती है। अब यहाँ पर एक बीजपत्री भ्रूण का एक परिपक्व भ्रूण की जो संरचना दी है, इसमें हम लोग समझते हैं। इसमें यहाँ से जो ये जो भाग है आप ये देख रहे हैं, जो ये भाग, ये वाला भाग, ये क्या है? ये बीज पत्र है। एक बीजपत्री बीजों का जो बीज पत्र होगा, उस बीज पत्र को हम क्या कहते हैं? उस बीज पत्र को हम स्कुटेलम कहते हैं। खास करके जो घास वाली फैमिली, पोएसी फैमिली होती है, उसमें हम इसे स्कुटेलम कहते हैं बीज पत्र को, अर्थात ये कॉटलिडन है। ठीक है, एक बीजपत्री के बीज पत्र को हम स्कुटेलम या जो कॉटलिडनस का होता है उसको हम स्कुटेलम कहते हैं, और खास करके जो घास वाली फैमिली होती है पोएसी फैमिली में। अब इसका क्योंकि भ्रूण के दो मुख्य भाग हैं, नंबर पहला बीजपत्र और दूसरा भ्रूणीय अक्ष। और जो ये बाकी जो ये भाग बचता है, जो सब पूरी संरचना, ये क्या है? भ्रूणीय अक्ष है। ठीक है, जो एक ऐसी संरचना जो कि यहाँ देखिए, यहाँ से एक ऐसी संरचना जा रही है, यहाँ से पूरे का पूरा स्कुटेलम या बीजपत्र अलग हो रहा है। इसी संरचना को, जहाँ पर बीजपत्र का आधार है, जहाँ बीजपत्र निकल रहा है भ्रूणीय अक्ष से, वहाँ पर अगर हम एक लाइन खींच दें, उससे नीचे का जो भाग होगा उसको हम क्या कहेंगे? उसको कहेंगे बीजपत्राधार या हाइपोकोटाइल कहेंगे। ठीक है, इससे नीचे की जो संरचना होगी वो क्या कहलाएगी? हाइपोकोटाइल कहलाएगी। उसमें हाइपोकोटाइल का जो अंतिम जो सिरा होगा उसको हम क्या कहेंगे? मूलांकुर कहेंगे। उससे जड़ का विकास होगा। इस मूलांकुर के भी सिरे में आप देखेंगे मूलांकुर गोप है, अर्थात जो रूट कैप है या रेडिकल टिप है। अब अंत में मूलांकुर, हाँ, और इस मूलांकुर के बाहर एक कवरिंग है, यहाँ पर आप देखेंगे कवरिंग है, जिसको मूलांकुर चोल या कोलियोराइजा कहते हैं। ठीक है, फिर समझिए, जो एक बीजपत्री जो भ्रूण है, उस भ्रूण की दो संरचनाएं, नंबर पहला बीजपत्र, ठीक है, और दूसरा भ्रूणीय अक्ष। ये पूरे का पूरा भ्रूणीय अक्ष है। इस भ्रूणीय अक्ष से जहाँ से बीजपत्र निकल रहा है, ये तो बीजपत्र हो गया जिसको हम स्कुटेलम कहते हैं, और इस भ्रूणीय अक्ष का जो ऐसा स्थान जहाँ से बीजपत्र निकला, उससे नीचे का जो भाग होगा उसको हम क्या कहेंगे? हाइपोकोटाइल कहेंगे या बीजपत्राधार कहेंगे। अब इस जो हाइपोकोटाइल का जो अंतिम जो सिरा होगा वो एक प्रकार से क्या है? मूलांकुर है, जिससे जड़ विकसित होगी। मूलांकुर के ऊपर एक संरचना और है, मूलांकुर के जो टिप में एक संरचना है जो कि मूलांकुर को प्रोटेक्ट करेगी, उसकी रक्षा करेगी, उसको मूलगोप या रूट टिप कहेंगे या रूट कैप कहेंगे। और ये मूलांकुर भी एक बहुत खास संरचना होती है जो कि जिसके द्वारा ये संरक्षित रहती है, प्रोटेक्टिव शीट के रूप में पाया जाता है, जिसको मूलांकुर चोल या कोलियोराइजा कहेंगे। अब क्या है? अब हमने जो बात की, जो भ्रूणीय अक्ष का ऊपर वाला जो भाग है उसको हम एपिकोटाइल कहेंगे। इस एपिकोटाइल का जो अंतिम जो सिरा है उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे प्ररोह कहेंगे, या उसको कहेंगे प्रांकुर कहेंगे, जिससे कि प्ररोह का निर्माण होगा। ये प्रांकुर का भाग हो गया। इस प्रांकुर के भी बाहर एक ये कवरिंग पाई जाती है, जिसको प्रांकुर चोल या कोलियोप्टाइल कहेंगे। ठीक है, फिर समझिए, जो भ्रूणीय अक्ष का ऊपर वाला भाग है, ऊपर वाला भाग को हम क्या कहेंगे? कोलियोप्टाइल कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? एपिकोटाइल कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? एपिकोटाइल कहेंगे। और इस एपिकोटाइल का सबसे जो अंतिम जो भाग होगा वहां पर प्रांकुर विकसित होगा, प्रांकुर पाया जाएगा, और प्रांकुर के भी बाहर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग लगी होगी, जिसको प्रांकुर चोल या कोलियोप्टाइल कहेंगे, जिसको प्रांकुर चोल या कोलियोप्टाइल कहेंगे, अर्थात प्रांकुर भी प्रोटेक्टिव कवरिंग या प्रोटेक्टिव शीट से ढका हुआ है। अब एक संरचना इसमें लेबलिंग में आप देखेंगे, एक चीज यहाँ पे और देखने को मिल रही है, अधिक कोरक। ये क्या चीज है? द्विबीजपत्रीय बीज में, उसमें हमने देखा उनमें जो भ्रूण पाए जाते हैं उसमें एक ही बीजपत्र होता है, जिसको हम स्कुटेलम कहते हैं। जबकि जो एक बीजपत्र होता है उसमें एक ही, हाँ, द्विबीजपत्र में दो बीजपत्र होते हैं, जबकि एक बीजपत्र में एक ही बीजपत्र होता है, जिसे हम क्या कहेंगे? स्कुटेलम कहेंगे। लेकिन इसका जो दूसरा बीजपत्र होता है अधिक कोरक के रूप में उपस्थित रहता है, अर्थात शुरुआत में
ये जो एक बीजपत्री का जो बीजपत्री है, 2 बीजपत्री के रूप में ये विकसित होना चाह रहा है, लेकिन हुआ ऐसा कि एक ही बीजपत्र फंक्शनल हो गया, फंक्शनल रह गया और वो स्कुटेला के रूप में विकसित हो गया। लेकिन दूसरा बीजपत्र विकसित ही नहीं हो पाया। अगर ये विकसित होता, संभवतया इससे बीजपत्र बनता। लेकिन क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं एक बीजपत्री बीज का जो भ्रूण है, इसीलिए इसमें क्या है कि एक बीजपत्र विकसित हुआ, लेकिन दूसरा बीजपत्र विकसित नहीं हो पाया और ये अधिकोरक के रूप में एक बहुत छोटे एक पार्ट के रूप में यहाँ पर अवशेष रह गया है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने द्विबीजपत्री, एकबीजपत्री बीज भ्रूण के विषय में पढ़ा और इससे पहले हमने भ्रूण कोश के विषय में पढ़ा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो आपने ध्यानपूर्वक देखा होगा, समझा होगा। तो इसके आगे हम लोग अब अगले वीडियो में बात करेंगे बीज की और फलों के विषय में भी हम लोग उन्हें पढ़ना है और साथ ही साथ इस चैप्टर को अब 1 या 2 वीडियो में हम लोग समाप्त करेंगे। तो अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और हर वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।